सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया के बारे में। आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है विराम चिन्ह। जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो प्रायः हमें बीच बीच में कभी थोड़ी देर तो कभी कुछ ज्यादा देर तक रुकना पड़ता है। अपनी बात के बीच में इस रुकावट को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। इस रुकावट को प्रकट करने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं तो हम बीच बीच में रुकते हैं, क्योंकि ताकि सामने वाले को हमारी बात का अर्थ स्पष्ट हो। तो जब लिखते समय हम रुकते हैं, रुकावट को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले कौन सा विराम चिन्ह है? अल्प विराम। लिखते समय बहुत कम समय की रुकावट प्रकट करने के लिए अल्प विराम लगाते हैं। यानी कि जब हम लिखते हैं तो हमें अगर कम समय के लिए रुकने के लिए दिखाना है तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अब अगला है अर्ध विराम। जब हमें अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के लिए रुकावट प्रकट करनी होती है तब हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें अल्प विराम से अधिक दिखाना है कि हमें अधिक रुकना है तो उस चिन्ह के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। अगर अर्ध विराम किसी वाक्य में लगता है तो यानी कि उस वाक्य में अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पे अल्प विराम का उदाहरण दिया गया है, जैसे राम, श्याम और रोहन बाजार गए। अमन, जरा इधर आओ। तो यहाँ पे हमने राम के बाद थोड़ा सा रुके, फिर उसके बाद बोला श्याम, ताकि पता चले कि यहाँ पे अलग अलग व्यक्तियों का नाम लिया जा रहा है। ऐसे यहाँ पे अमन, जरा इधर आओ। तो यानी कि अमन को बुलाने के लिए हम थोड़ा सा रुके उसके नाम के बाद। तो ये किसके द्वारा हुआ? ये हुआ अल्प विराम के द्वारा। तो बच्चों, अब हमारा अगला विराम चिन्ह है अर्ध विराम। जब हमें अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक समय के ये रुकावट प्रकट करनी होती है तब अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि जब हमें वाक्य में अल्प विराम से अधिक रुकना होता है तो हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे सूरज निकला, उजाला हुआ। तो इस वाक्य में हमें यह प्रकट करना है कि हमें अल्प विराम से थोड़ा अधिक रुकना है, तो इसलिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया गया? अर्ध विराम का प्रयोग किया गया। अब अगला है पूर्ण विराम। साधारण वाक्य तथा आज्ञावाचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम लगाते हैं। यानी कि जब हम कोई साधारण वाक्य लिखते हैं तो उसके अंत में क्या लगाते हैं? उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। या आज्ञावाचक के वाक्यों में हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे किसान फसल की सिंचाई कर रहा है। तो ये क्या है? एक साधारण वाक्य है जिसके अंत में क्या लगाया गया है? पूर्ण विराम लगाया गया है। ऐसे ही अगला है शांति से बैठिए। तो यहाँ पे हम किसी को कुछ आज्ञा दे रहे हैं तो उसमें भी क्या होता है? उसमें भी हमने पूर्ण विराम का प्रयोग किया है। अब अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है उनके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। यानी कि जिन वाक्यों में हमें पता चलता है कि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उन वाक्यों के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही तुम कहाँ रहते हो? यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है विस्मय सूचक चिन्ह। अब विस्मय, हर्ष, शोक आदि मन के भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, करते हैं। जैसे यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? जब हमें विस्मय, हर्ष, शोक इस प्रकार की भावनाओं को प्रकट करना होता है तो इसमें हम ऐसे वाक्यों में हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाह,
क्या बात है, भगवान आपको दीर्घायु करे। तो यहाँ पे हम खुशी का चिन्ह, खुशी का भाव प्रकट कर रहे हैं, एक प्रकार का भाव प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया गया। ऐसे ही भगवान आपको दीर्घायु दे, यहाँ पे भी हम अपने भाव प्रकट कर रहे हैं, किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये भी क्या है, ये भी विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ही अगला है कोष्ठक। किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमें किसी शब्द का अर्थ प्रकट करना होता है, कि वाक्य में अगर कोई शब्द ऐसा है जिसका अर्थ हमें प्रकट करना है, तो उसके लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे उच्चारण बोलना जीभ और कंठ से होता है, तो यहाँ पे उच्चारण का अर्थ प्रकट करने के लिए हमने कौन से चिन्ह का प्रयोग किया, हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। उच्चारण का अर्थ होता है बोलना, तो इसलिए वाक्य में उच्चारण का अर्थ प्रकट करने के लिए हमने कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया। ऐसे ही अगला है निर्देशक। जब किसी बात का विवरण आगे दिया गया हो तो निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब किसी वाक्य का निर्देशक आगे दिया जाता है, यानी कि कोई वाक्य है और उसका निर्देश आगे दिया गया है, तो उसके लिए हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे चतुर्वेदी चारों वेदों, फिर इसके बाद निर्देशन चिन्ह लगा के ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद के ज्ञाता को कहते हैं। तो यहाँ पे चतुर्वेदी चारों वेदों, अब 4 वेद कौन कौन से हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उसके आधार पर यहाँ पे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अगला है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग 2 शब्दों में संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे दिन रात, भाई भाई, थोड़ा थोड़ा। तो इन शब्दों में क्या संबंध प्रकट करने के लिए और युग्म शब्दों में किसका प्रयोग किया गया, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा कहे हुए शब्दों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किया जाता है। यानी कि जब हमें वाक्य में हमें कुछ ऐसी बात लिखनी होती है जो हम किसी व्यक्ति के बारे में बता रहे होते हैं कि उसने ऐसा कहा था, तो उसकी कही हुई बात को हमें जैसा उसने कहा था वैसा ही बताना होता है, तो हम उस समय उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे है, नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है, तो नेहरू जी ने जो बात जैसी कही थी उसे वैसा दिखाने के लिए यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब अगला है लाघव चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए किया जाता है। तो यानी कि जो ये चिन्ह है लाघव चिन्ह, उसका प्रयोग कब किया जाता है, उसका प्रयोग तब किया जाता है जब हमें किसी शब्द को संक्षिप्त यानी कि छोटा करके लिखना होता है। जैसे यहाँ पे है ईस्वी, तो ईस्वी को अगर हमें छोटा यानी कि संक्षिप्त करके लिखना है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ई के आगे लाघव चिन्ह लगा के, तो इसका अर्थ ईस्वी ही होगा। ऐसे ही अगला है पंडित। तो पंडित को संक्षिप्त में लिखने के लिए पंग और उसके आगे लाघव चिन्ह लगाकर हमने उसे संक्षिप्त में लिख दिया, तो इसका अर्थ भी पंडित ही होगा। ऐसे ही डॉक्टर को भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो बच्चों, हमने सीखा वाक्य के वास्तविक भाव को समझने के लिए कहीं रुकने के लिए जिन संकेत चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज का ये अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।